नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NIOS डीएलएड ब्रिज कोर्स PDPT प्रोग्राम के लिए कोर्स कोड 521, कोर्स कोड 521, शीर्षक है प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियाँ। इसके लिए महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न बताऊँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अति लघु उत्तरीय, शॉर्ट आंसर टाइप, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए मेरा ये 50वां वीडियो है। ये 50 वीडियो है मेरा। इससे पहले मैंने 49 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसमें कि कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और मैंने PDPT प्रोग्राम के लिए सभी असाइनमेंट, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, लेसन प्लान, पोर्टफोलियो, TLM अपलोड कर दिए, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल आरजी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न में बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में किन बातों को महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है, उसमें प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में किन बातों को महत्व दिया गया है। प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से क्या समझते हैं ये बताना है, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में किन बातों को महत्व दिया गया ये बताना है। ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और इनसे कई अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर भी दिए जा सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स PDPT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर है, सन 1976 ईस्वी में शिक्षा के विषय को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 1976 में शिक्षा के विषय को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो अगर कोई पूछता है कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया, तो इसका उत्तर होगा 1976 ईस्वी में। फलस्वरूप 1976 की शिक्षा नीति में सिफारिश की गई कि पूरे देश की विद्यालय शिक्षा में एक सर्वमान्य तत्व होना चाहिए। 1976 की शिक्षा नीति में सिफारिश की गई थी कि पूरे देश की विद्यालय शिक्षा में एक सर्वमान्य तत्व होना चाहिए। इस नीति के माध्यम से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करने और इस रूपरेखा की समय समय पर समीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। तो 1976 की जो शिक्षा नीति थी उसमें सिफारिश की गई थी कि पूरी देश की विद्यालय शिक्षा में एक सर्वमान्य तत्व होना चाहिए, और इस नीति के माध्यम से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करने और इस रूपरेखा की समय समय पर समीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। NCERT को ये उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि वो पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करे और इस रूपरेखा की समय समय पर समीक्षा करे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का निर्माण होता है ये एक सतत प्रक्रिया होती है, जैसा कि विद्यालय शिक्षा का एक मूलभूत महत्व का क्षेत्र है। अतः परिषद राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण करना, प्रकाशित करना और सभी भागीदारों तक पहुंचाने का कार्य समय समय पर करती है। जो NCERT होती है ये पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण करना, प्रकाशन करना और सभी भागीदारों तक पहुंचाने का कार्य समय समय पर करती रहती है। भविष्य की नागरिकों में ज्ञान, कौशलों और दक्षताओं के विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभिक शिक्षा मूलभूत महत्व का क्षेत्र होती है। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भविष्य के नागरिकों में, यानी कि जो बच्चे हैं उनमें ज्ञान, कौशलों और दक्षताओं के विकास को सुनिश्चित करने हेतु एक मूलभूत महत्व का क्षेत्र होती है। जिस प्रकार हमारा संविधान हमारे राष्ट्र की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार हमारे विद्यालय का पाठ्यक्रम हमारी समाज की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे विद्यालय है इनका जो पाठ्यक्रम है ये हमारी समाज की आत्मा को प्रतिनिधित्व करता है।
जैसे कि जिस प्रकार हमारा संविधान राष्ट्र की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भारतीय संविधान में वर्णित मूल्यों को आधार बनाते हुए शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो भारतीय संविधान में वर्णित मूल्यों को आधार बनाते हुए शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन है। यह एक ऐसा ताना बाना होती है जिसकी सीमाओं के अंदर विभिन्न शैक्षिक विषय उचित स्थान पाते हुए एक समुचित समेकित और सर्वग्राही पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। जैसे कि अनेक रंगों को के सूत्र एक दूसरे से आपस में मिलकर एक सुंदर चित्र का निर्माण करते हैं। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो भारतीय संविधान में वर्णित मूल्यों को आधार बनाते हुए शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन है। यह एक ऐसा ताना बाना होती है जिसकी सीमाओं के अंदर विभिन्न शैक्षिक विषय उचित स्थान पाते हुए एक समुचित समेकित और सर्वग्राही पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। जैसे कि अनेक रंगों के सूत्र एक दूसरे से आपस में मिलकर एक सुंदर वस्त्र का निर्माण करते हैं। सुंदरता यहाँ संपूर्णता में ही दिख सकती है। अद्यतन पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 में प्रकाशित हुई थी। जो अद्यतन पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो सन 2005 में प्रकाशित हुई थी। इससे पूर्व भी परिषद ने सन 2000, 1988, 1975 में भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या दृश्य शीर्षकों से प्रकाशित किए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2005 के बारे में, यशपाल समिति 1973 की शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट के आलोक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। जो यशपाल समिति की 1973 की शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट थी, उसके आलोक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई थी यशपाल समिति 1973 की बिना शिक्षा बोझ के नामक रिपोर्ट के आलोक में। इस हेतु प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और 21 फोकस समूह का गठन किया गया। जो प्रोफेसर यशपाल जी थे उनकी अध्यक्षता में एक संचालन समिति और 21 फोकस समूह का गठन किया गया था। फलस्वरूप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और 21 आधार पत्रों का प्रकाशन हुआ। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और 21 आधार पत्रों का प्रकाशन हुआ था। इस दस्तावेज के माध्यम से पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण के लिए 5 निर्देशक तत्वों का प्रस्ताव रखा गया था। पहला था ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ज्ञान को जो स्कूल का जो बाहर का जीवन है उससे जोड़ने के लिए यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। ये सुनिश्चित करना था कि पढ़ाई को केवल रटने की प्रणाली से ना हो। पाठ्यचर्या का इस तरह से संवर्धन कि वह बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित रह जाए। और जो चौथा पॉइंट था परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। और 5वां पॉइंट था एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर इस दस्तावेज में प्रारंभिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश से की गई है, जो कि अत्यधिक व्यापक तथा समेकित है। इन सिद्धांतों के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई, जो कि अत्यधिक व्यापक और समेकित है। इसमें दस्तावेज में स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में पाठ्यचर्या का सरोकार बच्चों को सार्थक समाहित करने वाली गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का है। शिक्षा विषयों की दीवारों की कैद से बाहर निकलकर बच्चों की सक्षमताओं में वृद्धि करे, बच्चों में सक्रियता और रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित करे, उनकी सीखने की जन्मजात शक्तियों का विकास करते हुए बच्चों को ज्ञान का आनंद और सीखने से मिलने वाली नैसर्गिक खुशी को प्रदान करने वाली हो। यह पाठ्यचर्या बाल केंद्रित शिक्षा की पुरजोर सिफारिश करती है। जो पाठ्यचर्या है वो बाल केंद्रित शिक्षा की पुरजोर सिफारिश करती है। इस तथ्य को मानते हुए कि बच्चा ज्ञान का सृजक स्वयं होता है, यह दस्तावेज पाठ्यचर्या और शिक्षकों में उस दक्षता की अपेक्षा रखता है जो बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप
कक्षाई अनुभव आयोजित करें। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक का समय बच्चों के विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। जो प्रारंभिक शिक्षा का समय होता है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का, वो बच्चों के विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इसी समय ही अत्यावश्यक संज्ञानात्मक विकास होता है, विवेक को आकार मिलता है, सामाजिक कौशलों और बुद्धि एवं काम के लिए जरूरी कौशलों और अभिवृत्तियों का भी विकास होता है। जब बच्चा कक्षा 1 से 8 तक की क्लासों में होता है, उसी समय बच्चों के विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय ही अत्यावश्यक संज्ञानात्मक विकास होता है, विवेक को आकार मिलता है, सामाजिक कौशलों और बुद्धि एवं काम के लिए जरूरी कौशलों और अभिवृत्तियों का विकास होता है। तो इस समय बच्चे में सामाजिक कौशलों, बुद्धि एवं काम के लिए जरूरी कौशलों और अभिवृत्तियों का विकास होता है। यह दस्तावेज सिफारिश करता है कि मानकों से समझौता किए बिना इस चरण की शिक्षा विविधतापूर्ण और लचीलापन लिए हो। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, यह सिफारिश करता है कि मानकों से समझौता किए बिना इस चरण की शिक्षा विविधतापूर्ण और लचीलापन लिए हो। यह समेकित प्रकृति की हो, जो बच्चों को भाषा और अभिव्यक्ति में सक्षम बनाए। तो जो शिक्षा होनी चाहिए वो समेकित प्रकृति की होनी चाहिए, जो बच्चों को भाषा और अभिव्यक्ति में सक्षम बनाए। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोर्स कोड 521 के लिए अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तर प्रश्न बताए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पीडीपीटी स्टडी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अपना नाम और पीडीपीटी लिख के 9411513974 पे व्हाट्सएप करना होगा। तो यहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोर्स कोड 521 के लिए अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए हैं। ये कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का मेरा 50वां वीडियो है। इससे पहले की जो वीडियोज हैं वो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।